शारदा सुबह सुबह शर्मा निवास जाती है उसके प्रेस किए हुए कपड़े देने। 2 बार घंटी बजाने के बाद उस घर की मालकिन उर्मिला दरवाजा खोलती है। अरे ये क्या सुबह सुबह टपक गई तू, हमारी नींद खराब कर दी। तुझे भी ना शारदा चैन नहीं है। लेकिन मालकिन कल आपने ही तो कहा था कि सुबह 7 बजे कपड़े दे जाना, नहीं तो मैं 10 बजे के बाद ही आती हूँ। अच्छा ठीक है, अब ला कपड़े और रुक, पैसे लेकर आती हूँ। आज तेरा पूरे महीने का हिसाब करना है। कुछ देर बाद उर्मिला पैसे लेकर आती है। ये ले पकड़ अपने पैसे। लेकिन मालकिन ये क्या, इसमें तो 500 रुपए कम है। हाँ तो जैसे कपड़े प्रेस करती है उस हिसाब से इतने ही बनते हैं। मालकिन मुझे अपने बेटे का एडमिशन करवाना है और घर का राशन भी भरवाना है। मेरे आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। सारा दिन धूप में, गर्मी में, बारिश हो या ठंड, हर मौसम में कपड़े प्रेस करके थोड़े पैसे जोड़ती हूँ। मुझ गरीब के साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन उर्मिला उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। शारदा के साथ उसका बेटा सूरज और बूढ़ी सास कमला रहती थी। उसका पति सुधीर कपड़े प्रेस करने का काम करता था। लेकिन एक रोज, क्या बात है जी, बड़ी गुस्से में लग रहे हो? अरे बात क्या है, वही हरिया हमेशा मेरी ही जगह पर अपना काम जमा कर बैठ जाता है और मेरे ग्राहकों को भी कम पैसे में कपड़े प्रेस करने का लालच देकर अपनी ओर कर लेता है। वो हरिया बहुत गुस्से वाला है और हर जगह अपनी दादागिरी दिखाता है। उससे ज्यादा पंगे मत लिया कीजिए, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए आप ही थोड़ी दूरी उससे बना लिया करो। लेकिन अब तो ये रोज का हो गया। सुधीर जहाँ बैठकर प्रेस करता, हरिया वहीं अपना सामान जमा लेता। एक रोज इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। मैं तो तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा तो तू मुझे यहाँ से हटाएगा? हाँ बोल क्या करेगा? हाँ अरे बोल ना क्या करेगा? फिर हरिया ने गुस्से में सुधीर को एक जोर का धक्का दिया और प्रेस की मेज का कोना लगने से सुधीर की मौत हो गई। हरिया को पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन शारदा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो अपने बेटे सूरज के साथ अकेली रह गई। सूरज को बड़े स्कूल में पढ़ाना उसका सपना था और यही सपना लिए वो गांव से शहर आ गई और एक सोसाइटी के बाहर कपड़े प्रेस करने लगी। फिर कुछ महीनों बाद उसने गरीबी कोटे के तहत अपने बेटे का एडमिशन भी एक बड़े स्कूल में करवा दिया। एक रोज, मेम साहब ये प्रेस के कपड़े लाई थी। क्या बात है शारदा, मैंने सुना है तूने अपने बेटे का एडमिशन मेरे बेटे के स्कूल में ही करवा दिया है। जी मेम साहब, बस सब प्रभु की कृपा है। शारदा कपड़े देकर वापस चली जाती है। रोशनी शारदा की इस बात को सुनकर जलन से भर जाती है। तभी रोशनी का बेटा वंश आ जाता है। मम्मी ये प्रेस वाली का बेटा आज स्कूल आया था। मम्मी वो तो बहुत तेज है, आते ही उसने मेरे सारे दोस्तों को अपना बना लिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना फटीचर सा दिखता है सूरज। अरे बेटा ये छोटे लोग तो ऐसे ही होते हैं, हम लोगों के बीच उठने बैठने लायक नहीं होते, तो चिंता मत किया कर। सूरज का स्कूल में रहना वंश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सूरज फुटबॉल के खेल में फर्स्ट आ जाता है और वंश की टीम हार जाती है। इस बात से वंश और गुस्से में आ जाता है और वो ये बात रोशनी को बताता है। ये प्रेस वाली और उसका बेटा ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे हैं। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। मम्मी आप ये रुपए प्रेस वाले कपड़ों में क्यों रख रही हो? तू देखता जा, बस मैं तेरे रास्ते का कांटा साफ कर रही हूँ। शारदा कोठी पर प्रेस के कपड़े लेने आती है। रोशनी उसे प्रेस के कपड़े दे देती है। इतनी देर में राजीव भी आ जाता है। रोशनी मैंने कल तुम्हें कुछ रुपए दिए थे, वो कहाँ रखे थे? अरे वहीं अलमारी में ही तो रखे थे। हाँ यहीं तो थे, कहाँ गए? रोशनी ऐसे रुपए कहाँ जाएंगे? कमरे में कौन आया था? मुझे याद आ गया, मैं रसोई में थी। मैंने शारदा को कमरे में भेजा था कि बेड से कपड़ों की गठरी उठा ला, कहीं उसी ने तो। रोशनी और राजीव शारदा के पास जाते हैं। शारदा तब तक कपड़ों की गठरी खोल चुकी थी। वो कपड़ों में रुपए देखकर हैरान रह जाती है। इतनी देर में रोशनी और राजीव भी आ जाते हैं। मैंने कहा था ना राजीव, यही चोर है, ये देखो उसके हाथ में रुपए। नहीं ये रुपए मैंने नहीं चुराए बाबूजी, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये रुपए इन कपड़ों में कैसे आए। राजीव ये प्रेस वाली चोर है, इसे अभी पुलिस के हवाले कर दो। नहीं नहीं साहब, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। तो ठीक है, आज के बाद तुम यहाँ दिखाई नहीं दोगी, यहाँ से चली जाओगी। हाँ मैं चली जाऊंगी मेम साहब, फिर कभी नहीं आऊंगी। शारदा रोती हुई अपने बेटे को लेकर चली जाती है। अब सूरज ने स्कूल भी जाना बंद कर दिया था क्योंकि वंश ने अपनी क्लास के सब बच्चों को बता दिया था कि सूरज की माँ चोर है, तो सब बच्चे उस पर हंसते थे। तुम सबको पता है इसकी माँ ने हमारे घर से पैसे चुराए थे, ये तो चोर का बेटा है, इसकी माँ तो चोर है। चोर चोर चोर। शारदा दूसरे मोहल्ले में रहने तो आ जाती है, पर वहाँ पर पहले से ही प्रेस वाली मौजूद थी। इस वजह से उसका काम बंद हो गया था। शारदा बहुत परेशान रहने लगी थी। उधर वंश भी सूरज के स्कूल ना जाने से खुश था।
रोशनी की कुछ सहेलियां घर पर किटी पार्टी के लिए आई हुई थीं। खाना खाकर तो मजा आ गया रोशनी। वॉशरूम कहाँ है? मुझे जरा यूज करना है। आओ मैं तुम्हें ले चलती हूँ। लाओ बैग मुझे दे दो, मैं यहाँ रख देती हूँ। रोशनी की सभी सहेलियां खाना खाकर घर चली जाती हैं। शाम के वक्त वंश बेटा, ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे रुपए कहाँ से आए? वो पापा, वो ये राजीव आराम से बात करो, बच्चा है डर जाएगा। तुम देख रही हो वंश के हाथ में बड़े नोट हैं, 2-2 हजार के। वंश, ये रुपए कहाँ से लायो? मुझे सच बताओ। एक सेकेंड, मेरा मोबाइल बज रहा है। हेलो, कौन? हाँ स्वीटी। यार रोशनी, मैं तेरे घर पर आई थी। मेरे बैग में से 2-2 हजार के 5 नोट गायब हैं। वो मैंने तो तुझे इसलिए फोन किया कि कहीं मेरे पर्स में से कहीं गिर गए हो, या फिर तू एक बार चेक कर लेना, कहीं मिल जाए। स्वीटी की बात सुनकर रोशनी हैरान और परेशान हो जाती है। शायद उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही थी। उसने एक बेकसूर पर चोरी का इल्जाम लगाया था, पर आज उसी के बेटे ने चोरी की थी। पापा, आप मुझे ही डांटे जा रहे हो। आपको पता है मम्मी ने भी आपके पैसे चुराकर प्रेस वाली की गठरी में रख दिए थे ताकि वो यहाँ से चली जाए। इसी की वजह से अब सूरज ने भी स्कूल आना बंद कर दिया है। रोशनी, तुमने बच्चों के बीच की बात को इतना सीरियस ले लिया कि तुमने एक बेकसूर गरीब प्रेस वाली पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। जरा सोचो उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। आज पलट कर देखो, तुम्हारे कर्म सामने आ रहे हैं। आज तुम्हारा अपना बच्चा चोर बन गया है। अब क्या बोलोगे अपनी सहेली को कि तुम्हारे अपने बेटे ने उसके पर्स में से पैसे चुराए हैं? आई एम सॉरी राजीव, मेरे से गलती हो गई। मैंने बच्चों की बातों को सचमुच बहुत सीरियस ले लिया। बच्चे तो आपस में खेलते कूदते लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर मैंने तो सचमुच बहुत बचपना दिखाया है। राजीव, मुझे शारदा से माफी मांगनी है। उसका सपना है कि सूरज एक दिन बड़ा ऑफिसर बने, और उस बेचारी के साथ मैंने बहुत गलत किया है। वहां से थोड़ी दूर एक कॉलोनी में कपड़े प्रेस कर रही है। वहां पर पहले ही 2 प्रेस वाली काम करती हैं, इसलिए उसका काम ज्यादा चल नहीं रहा। मैंने उसे 1-2 बार देखा था। राजीव, हम शारदा को वापस कॉलोनी में बुला लेते हैं। रोशनी शारदा को कॉलोनी में वापस बुला लेती है। शारदा, अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं अपने कपड़े प्रेस किया करो। मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने ही बहुत बड़ी भूल की। तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और एक बात, आज के बाद सूरज की सारी पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरी कोठी के पार्किंग एरिया में ही कपड़े प्रेस कर लिया करो, और अब से सूरज भी वंश के साथ ही पढ़ने जाया करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। दुख का वक्त था जो बीत गया। रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उस दिन से सूरज की सारी पढ़ाई का खर्चा राजीव और रोशनी उठा लेते हैं। शारदा भी अब कोठी के पार्किंग एरिया में ही कपड़े प्रेस करने का काम करती थी। वंश भी अब सूरज से नफरत नहीं करता था, बल्कि अब वंश सूरज को अपना अच्छा दोस्त मानता था। ये क्या माँ, तुमने तो कहा था कि आज तो मेरे लिए समोसे बनाओगी, लेकिन ये तो दलिया है। कहा तो था, पर बेटा आज नहीं बना पाई। बस थोड़े दिन ठहर जा, जैसे ही काम से एक दिन की भी छुट्टी मिलेगी मैं तेरे लिए बना दूंगी समोसे। ओफो माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सोचा था कि आज मजे से तुम्हारे हाथों के बने समोसे खाऊंगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपने जन्मदिन पर भी मैं अपने मन की चीज नहीं खा सकता। ओहो, कितना गुस्सा करता है तू। अच्छा ठीक है, रुक अभी यहीं पर। अपने बेटे गोलू से इतना कहकर सुशीला अंदर कमरे में गई और फौरन ही एक 10 रुपए का नोट लेकर बाहर आ गई। उसने वो 10 रुपए का नोट गोलू को देते हुए कहा, अब ले, ये 10 रुपए ले जा और लालू चाचा की दुकान पर जाकर खा ले समोसे। नहीं माँ, मुझे तुम्हारे हाथों से बने समोसे खाने थे। लालू चाचा को समोसे बनाना आता ही कहाँ है। ना तो उनके आलू में वो स्वाद है, और ना ही तुम्हारे समोसे जैसा करारापन होता है उनमें। तुम रहने ही दो, जब टाइम मिले तब बना देना मेरे लिए। और इतना कहकर गोलू घर से निकल गया। समोसे ना खा पाने की उदासी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सुशीला का मन भी उदास हो गया और वो मन ही मन सोचने लगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अपने बच्चे की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी। अब नहीं, मैं गोलू को उसके जन्मदिन पर ऐसे उदास नहीं रहने दूंगी। मैं बनाऊंगी उसके लिए उसके मनपसंद समोसे। लेकिन काम पर भी तो जाना है। तो क्या हुआ, रोज तो टाइम से ही जाती हूँ, एक दिन थोड़ा देर से चलू जाऊंगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। वैसे मालकिन बातें तो सुनाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी। लेकिन अपने गोलू के चेहरे पर खुशी लाकर रहूंगी मैं। ऐसा सोचकर सुशीला फौरन समोसे बनाने में जुट गई। पहले वो बाजार जाकर समोसे बनाने का सामान लाई,
और फिर उसने फटाफट गर्मा गर्म समोसे बनाकर तैयार कर दिए। कुछ ही देर में गोलू घर वापस आ गया और अपनी माँ सुशीला से बोला, अरे माँ, तुम काम पर नहीं गई अब तक? और ये खुशबू, ये तो माँ तुमने समोसे बना दिए क्या? हाँ बना दिए, आजा खा ले जल्दी से। सुशीला की बात सुनते ही गोलू फटाक से हाथ मुंह धोकर समोसे खाने के लिए बैठ गया। लेकिन फिर जैसे ही उसने समोसे की प्लेट देखी तो सुशीला से बोला, माँ तुम भी आ जाओ। नहीं बेटा, तू आराम से खा, मुझे जाना है, पहले ही काफी देर हो गई है। अच्छा तो रुको, मैं तुम्हारे लिए समोसे बांध देता हूँ, काम से वक्त निकाल कर खा लेना। इतना कहकर गोलू रसोई की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसे रसोई में एक भी समोसा नहीं मिला। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सुशीला ने बस 2 ही समोसे बनाए थे, वो भी सिर्फ गोलू के लिए। असल में सुशीला के पास इससे ज्यादा समोसे बनाने के लिए ना तो समय था और ना ही पैसे। और ये बात समझने में गोलू को जरा भी देर नहीं लगी। अच्छा, तो माँ ने अपने लिए समोसे नहीं रखे। अब कोई बात नहीं, बाहर प्लेट में 2 समोसे तो हैं ही, एक माँ को बांध देता हूँ और एक मैं खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर गोलू रसोई से बाहर आया, लेकिन तब तक सुशीला काम के लिए जा चुकी थी। गोलू के लिए समोसे बनाने की हड़बड़ी में सुशीला ने खुद कुछ भी नहीं खाया था और वो भूखी प्यासी दौड़ती हुई काम पर पहुंची, जहां उसकी मालकिन नलिनी गुस्से से उबल रही थी। नमस्ते मेम साहब, माफ कीजिए, आज थोड़ी देर हो गई। वो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, सुबह सुबह समोसे खाने की जिद पकड़कर बैठ गया तो मैं बस। देख सुशीला, मैंने तुझे काम पर रखने से पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ ये देर से आने की नौटंकी नहीं चलेगी। तुझे पता है ना कि साहब को सुबह सुबह ही काम पर जाना होता है। आज तेरी वजह से उन्हें सिर्फ दूध और फल खाकर ऑफिस जाना पड़ा। और बंटी, वो बेचारा भी बस फ्रूट्स लेकर ही गया है टिफिन में। बस आज के लिए माफ कर दीजिए मेम साहब, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे दोबारा ऐसी गलती करने का मौका ही नहीं दूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड को बोलकर नई मेड का इंतजाम कर लिया है, वो अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। एक बार उससे बात फाइनल हो जाए फिर तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी हालत तो आप जानती ही हैं। मेरे पति नहीं है, बस एक यही काम है जिसके सहारे मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ। अगर ये काम भी छूट गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेम साहब। रहने दे, तुम छोटे लोगों के ये सारे हथकंडे ना मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे तो बड़ा गरीब होने का नाटक करती है, लेकिन अपने बेटे की इच्छाएं पूरी करने के लिए खूब पैसे हैं तेरे पास। सुबह सुबह समोसे तल कर आ रही है और कहती है कि गरीब है। चल अब यहाँ खड़ी होकर और मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जाकर काम निपटा। मैं उस नई मेड से बात करके बताती हूँ कि तुझे कब तक काम पर आना है। सुशीला नलिनी के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नलिनी को उस पर तरस नहीं आया। वो हमेशा ही ऐसा करती थी और इसीलिए उसके यहाँ कोई काम वाली ज्यादा दिन टिक नहीं पाती थी। काम निपटाकर सुशीला घर वापस आ गई, जहाँ गोलू उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माँ, तुम आ गई? तुमने कुछ खाया तो नहीं होगा ना? आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक समोसा बचा कर रखा है। गोलू की बात सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन आगे बढ़कर गोलू को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए उससे बोली, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारे ये समोसे। हाँ माँ, सच में। और इस बार जो चटनियाँ बनाई थी तुमने, आहा, मजा ही आ गया माँ, बिल्कुल चाट सी बन गई थी। हाँ, समोसा चाट। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए वैसे ही समोसा चाट बनाकर लाता हूँ जैसे आज मैंने खाई थी। इतना कहकर गोलू सीधा रसोई में गया और फिर उसने बचे हुए एक समोसे को एक प्लेट में तोड़कर उस पर तीखी और मीठी चटनी डाल दी। फिर उस पर थोड़े से चने भी डाल दिए और फिर उसे लेकर सुशीला के पास गया। लो माँ, खाकर देखो इसे। अरे ये क्या हाल कर दिया तूने समोसे का? और ये चने कहाँ से लाया? पड़ोस वाली शांति चाची दे गई थी, उनके पास हमारी एक कटोरी थी ना, उसी में ये चने रखकर लाई थी। माँ, अब तुम ये सब बातें छोड़ो और ये समोसा चाट खाकर देखो। सुशीला गोलू की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने समोसा चाट में से एक चम्मच चाट लेकर चखी और फिर गोलू से बोली, अरे वाह गोलू, तूने तो सचमुच में ही कमाल कर दिया, ये तो बहुत बढ़िया है, ले तू भी खा। सुशीला गोलू को खुश देखकर बहुत खुश थी। नलिनी के घर जो कुछ भी हुआ था वो उस बारे में भूल ही गई थी, लेकिन फिर माँ, इस बार जब तुम्हें काम के पैसे मिलेंगे तब ढेर सारे समोसे और ऐसी ही ढेर सारी चटनी बनाना और चने भी बना लेना। फिर मैं अपने सारे दोस्तों को ऐसी ही समोसा चाट खुद बनाकर खिलाऊंगा। गोलू की बात सुनकर सुशीला जैसे होश में आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ?
गोलू, इस बार जो पैसे मिलेंगे काम से, शायद उन्हीं में काफी समय काटना होगा। आज काम पर देर से पहुंची थी ना, तो मालकिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। शायद वो मुझे काम से निकालने वाली हैं। क्या? बस एक दिन देर हो गई तो इतना गुस्सा? कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। और वो खड़ूस आंटी तुम्हें काम से निकाले उससे पहले तुम ही उसके यहाँ से काम छोड़ दो। हैं? ये तो क्या बोल रहा है गोलू? जब तक कोई और जगह काम नहीं मिलता, कम से कम तब तक तो। नहीं माँ, अब तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है। अब से तुम और मैं मिलकर समोसा चाट बनाएंगे और उसे बेचेंगे। तुम देखना माँ, हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। गोलू की बात सुनकर सुशीला हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल उसमें भी आत्मविश्वास जगा और उसने गोलू को फिर से गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसके बाद सुशीला ने खुद ही नलिनी के घर का काम छोड़ दिया और वहां से मिले पैसों से उसने समोसा चाट बनाने का सामान खरीदा। हालांकि ये सब करते हुए सुशीला के मन में इस बात को लेकर डर था कि अगर ये काम ना चला तो क्या होगा। लेकिन फिर गोलू का आत्मविश्वास देखकर उसमें भी हिम्मत आ गई और उसने पूरे मन से समोसा चाट का सामान बनाकर तैयार कर लिया। और फिर शाम होते ही, नहीं माँ, तुम रहने दो, चाट तो मैं ही लगा कर दूंगा सबको। जितने मन से सुशीला ने समोसे बनाए थे, गोलू भी उतने ही मन से समोसा चाट लगाकर सबको दे रहा था। पहले दिन ही सारी की सारी समोसा चाट कुछ ही घंटों में बिक गई और लागत के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी हाथ आ गया। सुशीला और गोलू बहुत खुश थे। फिर कुछ दिनों बाद, अरे सुनो बच्चे, मुझे समोसा चाट को ऑर्डर देना है। आपको लाइन में लगना होगा, ये सारे लोग ऑर्डर देने के लिए खड़े हैं। उस जगह पर वाकई बहुत भीड़ थी और नलिनी को उसी भीड़ से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ा। और फिर जैसे ही उसने सुशीला को वहां पर ऑर्डर लेते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे सुशीला, तुम ये मशहूर समोसा चाट की स्टॉल चलाती हो? लेकिन कैसे? इतनी जल्दी इतना सब कैसे कर लिया तुमने? बस अपने बच्चे की इच्छा पूरी करती रही मेम साहब, और भगवान पर भरोसा बनाए रखा, क्योंकि वो तो सब जानता है ना कि कौन क्या है। वैसे आपका कितना प्लेट का ऑर्डर है? पैसे एडवांस ही देने होंगे आपको। सुशीला और गोलू की तरक्की जहां उन दोनों के लिए उनकी मेहनत का फल थी, तो वहीं नलिनी जैसे लोगों के लिए एक सीख भी थी कि भले ही आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए।